जय हिंद दोस्तों। कुछ भी हो जाए दोस्तों, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल किसी कीमत पे मत छोड़ना, जितना मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल 5 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल वाकई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है, और वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। बस अच्छे से ध्यान से देखो और जैसे बताओ वैसे सीखो। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछा जाता है। आपने ये तो बहुत सुन रखा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तैयार कर लो, आ जाएगा। बाई डिफॉल्ट ट्रांसफार्मर का सिद्धांत नहीं पूछा और उसके जगह पे न्यूमेरिकल पूछ दिया, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तो सिखाई दिया, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में आप ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। उससे पहले कुछ बेसिक्स फार्मूले समझ लो। देखो, ट्रांसफार्मर में आप जानते हो दो कुंडली होता है, एक होता है प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और एक होता है द्वितीयक कुंडली। ये बात तो आपको पता ही है। एक होता है द्वितीयक कुंडली। अब देखो, ये जो फेरों की संख्या है, एक फेरे, दो फेरे, तीन फेरे, चार फेरे, ये फेरों की संख्या को यन से लिखा जाता है। और अगर द्वितीय कुंडली का है तो यन यस लिखा जाएगा, और अगर प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या है तो एनपी लिखा जाएगा। क्लियर हुआ पहला चीज। दूसरा चीज जान लो कि इसमें जो दूसरी द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा उसे भी यस लिखा जाएगा। यस का मतलब सेकेंडरी, अभी का मतलब वोल्टेज। द्वितीयक में जो करंट उत्पन्न होगा उसे भी आई यस लिखा जाएगा। आई का मतलब करंट यानी धारा, और यस का मतलब द्वितीयक। जेड लिखा जाएगा तो प्रतिबाधा होगा, और यस लगा देंगे तो क्या होगा, द्वितीय कुंडली का प्रतिबाधा हो जाएगा, रुकावट। ठीक है, एक तरह का करंट को रोकने के लिए। प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज की अगर बात करो तो वही चीज, बस पी लगाते जाओ। समझ आए मेरी बातें। अब एक फार्मूला जो है बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे ध्यान से समझो। अगर तुम्हें एन एस बटे एन पी लिखो तो बराबर में लिख देना भी एस बटे भी पी। रटने की जरूरत नहीं है। देखो, एन और एन ऊपर नीचे सेम रहेंगे, बस एक यस रहेगा, नीचे पी रहेगा। और ऊपर में यहाँ भी सेम रहेगा। अगर ये यस है तो ये वाला यस रहेगा, यहाँ पी है तो ये वाला पी रहेगा वोल्टेज। इसे तुम पलट के उल्टा भी लिख सकते हो। अगर तुम एन पी को ऊपर रखना चाहो और एन एस को नीचे रखना चाहो तो भी पी को ऊपर रखना पड़ेगा और भी एस को नीचे रखना पड़ेगा। चाहे इसको इस्तेमाल करो चाहे इसको इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल कह रहा है भैया, एक एक सवाल को बड़ा गहराई से बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है हमारे पास, जिस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्या दी गई है। यानी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों के फेरों की संख्या दी गई है। तो प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या एन पी जो है वो बराबर 1100 दी गई है, और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या कितनी दी गई है भैया, 110 दी गई है। ठीक है, यहां तक। फिर कहता है जो प्राथमिक कुंडली है उसकी वोल्टेज दी गई है, वोल्टेज 220। प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज यानी भी, अब प्राथमिक कुंडली है तो पी। पहले आप वैल्यू लिख लेना तभी हल करना। इतना हो गया, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। अगर आप पूरे स्टेटमेंट में लिखोगे, कहीं अगर आपका आंसर गलत भी हो गया या कहीं फार्मूला गलत भी हो गया तो पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, स्टेप मार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर आगे कहता है, फिर कहता है यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को बोलते हैं जेड, और द्वितीय कुंडली का है इसलिए लग जाएगा जेड एस। जेड एस कितना दिया है, 220 ओम दिया है। तो कहता है कि प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी बहेगी ये बताइए, यानी आईपी का वैल्यू पूछ रहा है। अब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान निकालने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा धारा का मान का फार्मूला क्या होता है। धारा का मान निकालने के लिए एक्चुअली में भाई कोई फार्मूला होता है ना, तो देखिए आप करंट लिखिए, वोल्टेज लिखिए। देखिए, चाहे वो I1 निकालना हो धारा या फिर I2, यही वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा हमेशा। देखिए, भी पी और आई पी लिखिएगा, और इधर लिखिएगा भी एस और आई एस। समझ आई मेरी बातें। यानी प्राथमिक को एक तरफ, द्वितीय को एक तरफ, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई में करके लिखिएगा। अब आपको बताइए क्या निकालना था, प्राथमिक का निकालना था ना, तो आई पी को अकेला कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, भी एस इंटू आई एस बटे में भी पी। अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपको निकालना है। अब प्रश्न में जो वैल्यू दिए गए हो क्या आपके लिए सफिशिएंट है, यानी आपको जो दिया है उससे काम हो जाएगा या फिर और कोई ताम झाम करना पड़ेगा। तो यहां पे देखा जाए तो भीपी आपको प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज दिया गया है, यानी यहां पे आप वैल्यू तो रख पाओगे। यहां पे भीपी की जगह पे आप तो रख पाओगे वैल्यू। कितना है आपके पास, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज 220। लेकिन आपको भी एस नहीं पता है। भी एस अगर नहीं पता है तो जरा सोच के देखो, इस फार्मूले पे एन एस पता है, एन पी पता है, भी पता है, तो क्या भी एस निकाला नहीं जाता है, इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे हाँ सर जी बड़ा इजी लग रहा है। तो यहां से हम भी एस निकाल देते हैं। तो एन एस का वैल्यू रखा, एन पी का वैल्यू रखा, भी एस नहीं मालूम ऐसे ही छोड़ दिया, भी पी ऐसे ही रह दिया। अब आप ध्यान से देखो तो यहां से इसको तिरछा गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको ओवरऑल, भी एस बराबर हो जाएगा
आपका 100 110 गुणे 220 और नीचे में कितना हो जाएगा। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 से 11 कटा, केवल 22 बचा या नहीं, केवल 22 वोल्ट मिला कि नहीं। यानी जो आपका द्वितीय कुंडली का वोल्टेज है वो आपको 22 मिल गया। चलिए आपको अब यहां भी वैल्यू रखने को मिल गया 22। अब केवल आपको आई एस चाहिए। आई एस कैसे निकलेगा, आई एस का मतलब होता है द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब यहां इन वाले से फार्मूले से आई एस निकाल नहीं पाओगे, अगर आई एस अकेला करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आईपी हमें पता नहीं है। तो आई एस निकालने का एक और फार्मूला होता है। अब आई एस निकालने का फार्मूला क्या है, ध्यान से समझो, ये फार्मूला ध्यान दो। द्वितीय कुंडली में भी एस जो होगा वो आई एस इंटू जेड एस के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, भी एस आई एस और जेड एस। अगर इसे अच्छे से समझना है, क्योंकि जानवर करते हो मैं कोशिश पूरी करता हूं कि रटाऊ ना, मैं रटाने पे विश्वास नहीं करता। आप ओम का नियम याद करो, आर इजिकल टू क्या होता है, भी बटे आई होता है, हाँ या ना। आई को अगर अकेला करो तो क्या हो जाएगा, सॉरी आई को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, भी बराबर आर इंटू आई होगा। आर क्या है, रुकावट, और यहाँ पे रुकावट क्या है, जेड है, तो भी बराबर तुम जेड इंटू आई लिख सकते हो, हाँ या ना। अगर तुम प्राथमिक की बात कर रहे हो तो हर जगह पी लगाओगे, और अगर तुम द्वितीयक की बात कर रहे हो तो हर जगह क्या लगाओगे, यस लगाओगे। बस थोड़ा सा खेल है मेरे भाई, ठीक ना। देखने में आपको ये तामझाम लग रहा है लेकिन बहुत मजेदार है। अब आप ध्यान से देखो तो क्या यही सेम फार्मूला यहां लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। अब आपको निकालना क्या है, आई एस निकालना है, तो आई एस को अकेला कर दिया। आई एस हमें निकालना है तो आई एस को अकेला करेंगे तो जेड एस नीचे आएगा कि नहीं, तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा, भी एस बटे जेड एस आएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब भी एस अभी जस्ट ताजा ताजा निकला है 22, और जेड एस तो हमें पहले ही से दिया है इतना। अब काटने के बाद इतना आ गया, आई एस का वैल्यू मिल गया, लो अब आई एस भी मिल गया। अब पूरा वैल्यू कंप्लीट हुआ, पूरा वैल्यू कंप्लीट हुआ 0.1। अब इसे हल कर दिया, आंसर आ गया। हल करने के बाद आंसर आ गया, सवाल खत्म हुआ। बताओ क्लियर हुआ, इस वैरायटी का सवाल कंप्लीट हुआ। तो इसे किसी कीमत पे मत छोड़ना, दिमाग में ठोक लो, दिमाग में छाप लो इसको। समझ आई मेरी बातें। इसी तरह एक वैरायटी और देखो, ठीक ना, नहीं ये तो अलग है, पहले ट्रांसफार्मर वाला करा लूंगा तब। अब यहाँ पे देखो, सेम उसी वैरायटी पे एक क्वेश्चन और है, सेम उसी वैरायटी पे क्वेश्चन और है, लेकिन पूछा कुछ और गया है यहाँ पे अलग अलग जगह पे। कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफर है जिसके प्राथमिक द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या इतनी और इतनी है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 2000 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, 50 है। यानी प्राथमिक कुंडली का मतलब होता है फेरों की संख्या, आपको फेरों की संख्या एनपी जो है वो आपको 2000 दी गई है, और एनएस जो है वो दी गई है 50। जो वैल्यू दी है पहले उसे कलेक्ट कर लेना है। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट की मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है, यानी प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कितना दिया है, 120 दिया है। फिर आगे कहता है तथा द्वितीय कुंडली में 0.6 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब लगाया गया है। ओम प्रतिरोध का बल्ब, अब यहां प्रतिबाधा नहीं बोला, प्रतिरोध बोला है, तो आर लगाना पड़ेगा। और कहां बोला है, द्वितीय कुंडली में, तो ये हो गया 0.6। ठीक है, फिर आगे कहता है बल्ब लगाई गई है। कह रहा है गणना कीजिए, द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज पता लगाना है, द्वितीय कुंडली का वोल्टेज यानी भी एस पता लगाना है। फिर आगे कहता है प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, सॉरी बल्ब में धारा कितनी बहेगी, यानी सीधे सीधे आई पता लगाना है। ठीक है, फिर कहता है प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी बहेगी, ये पता लगाना है। फिर चौथे में कहता है प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्ति बताना है, यानी पी का वैल्यू बताना है। समझ आई मेरी बातें। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, पी वाला तो उसके पीछे वाले में आपको मिल जाएगा करने को, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, आप एकदम इजीली समझ पाओगे। तो कह रहा है भैया कि हमें क्या निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर निकालने, आर इसे परिणामी अनुपात कहते हैं, जो फार्मूला लिखा गया है। इस फार्मूले की मदद से जो अभी मैंने आपको पहले में दिखाया, ये हम लिख सकते हैं ना। अगर मैं एन एस बटे एन पी लिखूं तो इधर क्या लिखूंगा, भी एस बटे भी पी लिखूंगा। अब इसको उधर भेज दूंगा तो हमें वैसे निकालना क्या है, सेकेंड वोल्टेज निकालना है ना, तो भी पी को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, भी एस बराबर क्या हो जाएगा, एन एस इंटू भी पी बटे एन पी होगा कि नहीं। और यही बात यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ रख करके हमने भी एस निकाल दिया। क्या निकाल दिया, भी एस निकाल दिया। कोई दिक्कत, द्वितीयक वोल्टेज मिल गया द्वितीय कुंडली की, पहले में हमारा काम हो गया। दूसरा बल्ब में धारा, तो बल्ब क्या है, द्वितीय सेकेंडरी की तरफ लगाई गई है, तो यानी ये द्वितीय कुंडली की धारा निकालनी है। तो क्या होता है फार्मूला, भी एस बटे भी आर, यस आर आर एस।
तो भी एस अभी जस्ट ताजा ताजा निकला और आर एस दिया ही है, हल कर दिए, ये हो गया। तीसरा में क्या पूछा था भैया आपको, प्राथमिक कुंडली में करंट, प्राथमिक कुंडली का फॉर्मूला भी जस्ट बताया ही था, यही था ना भैया, मिला सकते हो आप, ठीक ना, यही सेम था, मिला सकते हो पीछे वाले सवाल से, पीछे करके वीडियो को, ठीक ना। अब यहाँ वैल्यू रखा, हल कर दिया, आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, रत्ती भर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए। और यहाँ पे शक्ति निकालने का फार्मूला है, ठीक ना, यहाँ वाले से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर वाला क्लियर हुआ, ट्रांसफार्मर वाला आपको क्लियर हो गया भैया। अब ट्रांसफार्मर वाला 2 सवाल जो मैंने बताया, इससे किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ोगे। जब यहां तक आपका हो जाएगा तो आइए शक्ति वाले को देख लेते हैं, ठीक ना, ताकि वो वाला भी क्लियर हो जाए आपका। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक कुंडली का, ये 2024 में है तो 2025 में किसी न किसी सेट में 2026 में पक्का पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी और प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है भैया। कह रहा है किसी कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी है, तो प्रेरकत्व को यल लिखा जाता है, ठीक ना। देखो ऐसे रहता है तो तुम्हारा प्रतिरोध होता है, ऐसे रहता है तो धारिता होता है, और ऐसे रहता है यल होता है, यल यानी प्रेरकत्व, याद रखना, ठीक ना। हाँ यहाँ तक क्लियर है। तो प्रेरकत्व आपको दिया है 0.4 और प्रतिरोध कितना दिया है आर 10, ठीक है। फिर आगे कहता है कि यह 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसके हर्ट्ज किसके लिए लगाया जाता है, 3 हर्ट्ज, हर्ट्ज किसके लिए लगता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए, यफ के लिए, आवृत्ति के लिए। तो 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी गई है और वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज 6.5 वोल्ट की प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ी गई है, तो भी आर एम एस आपको 6.5 मिल गया। फिर कहता है परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति का फार्मूला क्या होता है पहले देख लो आप। वैद्युत शक्ति का सीधे सीधे फार्मूला है यहाँ पे आपका, वैद्युत शक्ति का P बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब यहाँ पे देखो यह क्या किया गया है कि यहाँ आई आर एम एस को अकेला कर दिया गया है, आई आर एम एस को, वैसे यहाँ पे आई आर एम एस को अकेला नहीं किया गया है, आई आर एम एस का फार्मूला बता दिया गया है। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, वी आर एम एस बटे जेड। अब कॉस 5 को कह रहा है कि आर बटे आप जेड लिख सकते हो। तो वहां पे क्या किया गया कि आई आर एम एस को हटा करके आई आर एम एस का वैल्यू रख दिया गया, कॉस 5 को हटा के कॉस 5 का वैल्यू रख दिया गया। अब इसे जैसे तुम कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, जेड और जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर हो गया और आर बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब रही बात जेड का वैल्यू लिखने की, क्योंकि जेड के फॉर्म में तो वैल्यू दिया नहीं है, तो जेड को हटाना पड़ेगा। तो जेड को हटा करके तुम इस तरह से जेड का फार्मूला लिख सकते हो, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल होता है प्रेरकत्व के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे तुम जैसे ये लिखोगे, जैसे ही इतना लिखोगे तो जेड हट जाएगा, जेड की जगह पे इतना आ जाएगा। अब कहोगे रूट कहाँ गया, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो गया। अब कुल मिलाकर के तुम्हारे पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो तुम कहोगे कि सर इतना तामझाम जो किया है इससे करना पड़ेगा या डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो जानकारी के लिए बता दो, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इस डायरेक्ट फार्मूले को लिख सकते हैं, कई जगह पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करता है। अब आपको भी आर एम एस पता है, स्क्वायर कर दिया, आर का वैल्यू पता है, स्क्वायर कर दिया, आर का वैल्यू स्क्वायर कर दिया, 2 पाई का वैल्यू 3.14 होता है, एफ दिया हुआ है, एल आपको दिया है, स्क्वायर कर दिया, हल करके इतना वैल्यू आ गया। तो ये क्वेश्चन भी किसी कीमत पे आप मत छोड़िएगा, ठीक है, नहीं तो आप जानेंगे आपका काम जानेगा फिर, ठीक है। कहानी आगे लेके चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो इस टाइप का पहले प्रश्न मैं सिखा देता हूं, फिर इसको होमवर्क देता हूं, ठीक है। 2025 में पूछा भी गया है, ठीक ना। संपूर्ण प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान और शक्ति गुणांक निकालना है, बहुत वायरल प्रश्न है। तो इस वैरायटी का क्वेश्चन पहले 2-3 ठो देख लीजिए, इस वैरायटी का 2-3 क्वेश्चन पहले निपटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ डायग्राम दिया है, कह रहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा से ज्ञात है कि वोल्टेज इतना दिया गया है, और ये आपका जो प्रेरकत्व दिया है 20 मिली हेनरी दिया गया है, धारिता कितनी दी गई है 2 माइक्रोफैरेड, और प्रतिरोध कितना दिया गया है 1 किलो कूलाम दिया गया है। क्या दिया है 1 किलो कूलाम, यानी यल का वैल्यू 20 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी को हेनरी में बदलोगे तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा, और 2 माइक्रोफैरेड है तो माइक्रो हटाओगे 10⁻6 लगाओगे तो फैरेड आ जाएगा। 1 किलो जो ओम है यहाँ से 10⁻³ लगाओगे तो ओम में आ जाएगा। क्लियर हुआ, तीनों का वैल्यू अब इजीली तरीके से क्लियर हो गया। अब आपको वहां पे जो V बराबर 10 साइन 1000t दी गया है, इससे तुम कई सारे वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है V नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो देखो V नोट का यहां से वैल्यू मिल गया, V नोट के जगह पे कौन है 10 है, और ओमेगा टी जो है ओमेगा टी के बराबर में कौन है 100t है, 100 नहीं 1000 t है, तो t से t कट गया तो ओमेगा का वैल्यू सीधे सीधे कितना मिल गया
1000 मिल गया, जरूरत पे काम देगा। और ओमेगा का फार्मूला क्या होता है पता है ना, ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ होता है, और एफ क्या है, आवृत्ति है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इन्हीं सब का जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे देखिए वही बात किया गया है ना, इसका इससे कंपैरिजन करके इसका और ओमेगा का वैल्यू निकाल लिया जैसे मैंने निकाला। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि सवाल क्या पूछा गया। सबसे पहले में पूछा गया प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात पूछा है। प्रतिघात किसे कहते हैं पहले समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, धारिता है, तो इसका सी है। अब यहाँ पे करंट जब जाएगा तो करंट को यहाँ भी रुकावट पैदा होगी, तो रुकावट को ही बोला जाता है प्रतिघात। तो सी के लिए प्रतिघात को बोला जाता है एक्स सी। क्या बोला जाता है, एक्स सी। और एक्स सी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। समझ आई मेरी बातें। उसी तरह एक्सएल होता है किसके लिए, कुंडली के लिए रुकावट। जब इसमें धारा बहेगी कुंडली में तो रुकावट पैदा होगी, और वो रुकावट पैदा करने वाला कौन होगा, एक्सएल। इसे बोला जाएगा प्रतिघात बोला जाएगा। और ये प्रेरकत्व प्रतिघात है, और इसका फार्मूला होता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा यल होता है, और ओमेगा का वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहीं से देखिए सबसे पहले क्या निकाला गया, प्रेरकीय प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर क्या हो गया, ओमेगा यल। ओमेगा का वैल्यू 1000 है, यल का वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब धारितीय प्रतिघात क्या है, एक्स सी। एक्स सी को ये लिख सकते हो, ओमेगा का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू यहाँ पे दिया ही है, ऊपर में रख दिया, आंसर आ गया, हो गया दूसरा। तीसरा क्या पूछा था, तीसरे में पूछा है वोल्टेज की आवृत्ति पूछा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो एफ निकालने का तरीका बता ही दिया हूँ। यहाँ पे देखिए एफ का फार्मूला बता ना, ओमेगा को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ इस्तेमाल किया गया एफ निकालने के लिए। तो अनुनादी अवस्था में ओमेगा इजिकल टू तुम लिख सकते हो 1/√ऑफ एल इंटू सी लिख सकते हो। तो एफ इजिकल टू इसे सीधे सीधे अगर देखा जाए तो तुम लिख सकते हो 2 पाई रूट में एल सी। अब यही वैल्यू रख करके हल कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। फिर आगे क्या पूछ रहा था, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जेड को कहते हैं, क्या कहते हैं, जेड को। और यहाँ पे 2 लोग श्रेणी क्रम में है, कौन है भैया, यहाँ पे आपका 2 नहीं 3 लोग हैं, ठीक ना, एलसीआर है ना। तो यहाँ पे फार्मूला एलसीआर के लिए प्रतिघात का क्या, प्रतिबाधा का यही होता है। प्रूफ भी करा चुका हूँ डेरिवेशन वाले में, आपको नहीं देखे हो तो पर्सनल वीडियो प्लेलिस्ट में डेरिवेशन का हो, एक ही वीडियो में पूरी डेरिवेशन खत्म कर दिया हूं मैं, एक ही यानी 2 से 2.5 घंटे में पूरी बुक का महत्वपूर्ण डेरिवेशन, और वो भी बिना रटाए समझा के एक एक पॉइंट समझाया हूं। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर डेरिवेशन तैयार करना, ठीक है। अब यहाँ पे आर का वैल्यू आपको 1 किलो ये दिया था, तो इसे हल कर दोगे, ये ऑलरेडी खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो हल करोगे तो इतना ही आएगा जेड का वैल्यू। कैसे आएगा मैं दिखा देता हूँ, देखो ये है आपके पास एक्सएल, ये लगभग माइनस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइनस। और इसका वैल्यू क्या होता है, लगभग 0 मान लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो जो है, तो आर तुम्हारे पास क्या दिया है, आर का वैल्यू 1 किलो दिया है, 1 किलो ओम, ठीक है। अब 1 किलो ओम पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जैसे रूट हट जाएगा आंसर हुआ, तो 1 किलो ओम ही आएगा ना, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये भी सवाल क्लियर हुआ आपको, ये भी सवाल क्लियर हुआ। इसी पैटर्न पे एक और सवाल है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सवाल बहुत ही पॉपुलर है, ये 2026 में किसी न किसी सेट में चिपक सकता है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण इतना और इतना दिया गया है, ठीक है। यानी वोल्टेज का ये दिया है और धारा का ये दिया है। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि V और I के बीच कालांतर क्या होगा, और परिपथ में शक्ति 6 बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू दिया वहां से छाट करके निकाल लेते हैं। जैसे V बराबर जो दिया है 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 यही दिया है। तो यहां से क्या पता चल गया आपको, V नोट पता चल गया, और यहां से 11 जो है क्या पता चल गया, I नोट पता चल गया। अब यहां से क्या पता चल, ये पता है फाई 1 होता है, और ये वाला क्या होता है, सॉरी ये वाला क्या होता है, फाई 1 होता है, और ये वाला क्या होता है, फाई 2 होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में पाई/3 है फाई 1 के लिए, और फाई 2 के लिए क्या है, माइनस में पाई/3 है। अब यहाँ पे क्या पूछा था, V और I के बीच कलांतर पूछा था ना, तो कलांतर को फाई से इंडिकेट करते हैं। कलांतर को किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से। किससे इंडिकेट करते हैं भैया, फाई से। अब फाई 1 माइनस फाई 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाई 1 का वैल्यू इतना, फाई 2 का वैल्यू इतना, माइनस माइनस प्लस हो गया, हल करने के बाद इतना आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आती है शक्ति 6। तो शक्ति 6 का फार्मूला होता है P बार बराबर 1/2 V नोट I नोट कॉस फाई। तो लो 1/2 नीचे V नोट का वैल्यू I नोट का वैल्यू रख दिए, कॉस फाई का वैल्यू कितना आया अभी जस्ट, फाई का वैल्यू कितना आया है, √3/2। ये हो गया √3/2। √3/2 का मतलब 120 होता है, और कॉस 120 का वैल्यू शायद आपका 120 का वैल्यू देख लेते कितना आएगा, कॉस 120 डिग्री है, तो कॉस 90 + 30 कर सकते हो, तो कॉस 30 आ रहा है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 होता है ना, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हल करने के बाद आपका ओवरऑल, लेकिन एक कॉस है तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक ना, हल करने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है।
कॉस 120 को √3/2 किया गया, डायरेक्ट हल करके इतना लाया गया। माइनस कहां से आया, कॉस 120 का वैल्यू माइनस √3/2 होता है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो इस पैटर्न पे सवाल पूछा जाता है। एक सवाल यहां फिर से आ गया आपका उसी तरह, देख लीजिए सेम पैटर्न पे है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए, देखिए ध्यान से। सेम पैटर्न पे है ना। कह रहा है कि दिए गए परिपथ की प्रतिबाधा विभव और प्रतिरोध का धारा और प्रेरकत्व और संधारित्र के विभव के बीच कालांतर ज्ञात करना है। तो यहां से जो दिया है पहले लिख लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, आर है दिया है, ये आपका VL वोल्टेज दिया गया है, ठीक ना। कहाँ गया VL, ये है, और ये वोल्टेज आपको इतना दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया है, यहां से आपको डेल्टा भी मिल जाता है, आपको पता ही है, V बराबर 200 cos 50 पाई T है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, V बराबर क्या होता है, V नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो V नोट के जगह पे कौन है, 200, तो V नोट का वैल्यू कितना हो गया 200, और यहाँ 50 पाई टी है, और यहाँ क्या ओमेगा टी है, तो टी से टी कट गया, यानी ओमेगा का सीधे सीधे वैल्यू कितना मिल गया 50 पाई मिल गया। क्या मिल गया, 50 पाई मिल गया। वही चीज यहाँ लिखा है कि नहीं, आप देख लीजिए पूरा चीज मिला के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिए आप, सेम है या नहीं, जो मैंने बताया एकदम एग्जैक्टली है वही। अब यहाँ तक हो जाने के बाद पहले हम क्या पूछा था, परिपथ में तुल्य विभव पूछा था, तो तुल्य विभव का फार्मूला ये है, तुल्य विभव का, ये वैसे भी खत्म हो जाता है, बता ही चुका हूँ। अब VR का वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ है, VR का वैल्यू यहाँ रख दिया, स्क्वायर हटाओगे तो VR आ जाएगा, तो वोल्टेज क्या होगा, V बराबर VR हो जाएगा। अब VR कितना दिया हुआ है हमारे पास, 200 दिया है, क्योंकि ये आपका जो दिया है वोल्टेज दिया है, यहाँ पे है ना VR कहीं, ठीक ना। और V नोट आपको इतना दिया है, अब आप धारा निकालना है तो V नोट बटे R हो जाएगा, काटोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब इसके बीच में कालांतर जो है वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, निकालोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। कहानी आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन में चलोगे तो ये सवाल देखो, ये सवाल जानने लायक है। 2025 के कोड नंबर JT में पूछा गया। तो कभी कभी क्या होगा ना कि आपको डायग्राम ना दे करके इस तरह से स्टेटमेंट में दे देगा। कैसे, कह रहा है कि एक वाटहीन धारा क्या होता है, वाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है, तो इसके डेफिनेशन को देख लेना, परिभाषा वाले में बताया हूं मैं, ठीक है। कह रहा है 15 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है और 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और AC करंट से जोड़ा गया है। तो परिपथ की प्रतिबाधा और प्रत्यावर्ती धारा के लिए वर्ग माध्य मूल मान बताइए क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, 15 माइक्रोफैरेड क्या है, धारिता, यानी C बराबर इतना दिया है 15 माइक्रोफैरेड, माइक्रो हटाओगे 10⁻⁶ हो जाएगा। VRMS कितना दिया है, वोल्टेज आपका इतना दिया गया है, और F कितना दिया है, इतना दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया, परिपथ में प्रतिबाधा पूछा, प्रतिघात पूछा गया। प्रतिघात किसको बोलते हैं हम लोग भाई, XC को बोलते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने। और वर्ग, धारा का वर्ग माध्य मूल पूछा है, यानी IRMS पूछा है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए फार्मूला रखेंगे, रखेंगे कि नहीं भैया। अब आपके पास लगभग सब वैल्यू दिया हुआ है, 1/ओमेगा हटा दीजिए, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई या F होता है, 2 पाई F होता है, और C बगल में है, 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 3.14, F का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया है, रख दिया, आंसर आ गया। उसी तरह IRMS क्या होता है, IRMS बराबर होता है VRMS बटे XC। तो VRMS आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, VRMS 220 दिया, यहाँ E नहीं V होगा, ठीक है, 220, और इसका वैल्यू अभी ताजा ताजा निकाले हो, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा। ये भी सवाल खत्म हुआ। तो इस तरह के सवाल को अगर आप छोड़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात आएगी, बहुत टेंशन, बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वैरायटी पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, कह रहा है कि हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है करंट के लिए, और धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है, यानी T का वैल्यू निकालना है हमें। किसका वैल्यू निकालना है, T का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख लो कैसे निकाला गया है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक ना। कैसे निकाला गया है, आई यहाँ से क्या पता चल जाता है, ओमेगा पता चल गया हमारे पास कितना है, 100 पाई है, यहाँ है ना, T के ओमेगा की जगह पे, तो यहाँ ओमेगा पता चल गया। और आपको फार्मूला होता है, ध्यान से समझना, एक फार्मूला होता है, ओमेगा को तुम हटा करके ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 पाई बटे टी। तो ओमेगा को हटा करके 2 पाई बटे टी लिख दिया गया, इतना आ गया। अब 2 नीचे भेज दो, 2 पाई, पाई से पाई वैसे कट गया, 2 नीचे भेज दोगे तो 50 बचेगा, और 1 बटे टी आ गया, टी ऊपर भेजोगे तो 1/50 सेकेंड हो जाएगा, या वर्तकाल आ गया। सवाल खत्म। इसी तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है कि दिए गए LCR परिपथ की प्रतिधारा इस तरह से दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दिया है परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी
आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, भी आर एम एस, यहाँ आर एम एस है ना, आई आर एम एस बराबर क्या होगा, भी आर एम एस, और नीचे में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो भी आर एम एस आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आर एम एस निकाल लीजिए। और क्या है कि आपको भी आर एम एस और आर एम एस, तो वोल्टेज आपको 200 मिल गया यहाँ से, ठीक है ना, वोल्टेज कितना मिल गया 200, और जेड यहाँ से मिल गया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसी पैटर्न पे यहाँ पे एक सवाल है 2024 और 2025 दोनों में पूछे गए हैं, ठीक ना, यहाँ भी आवर्तकाल पूछा गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा, उसी सेम पैटर्न पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। और एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के तौर पे दिया है, इसे आप जरूर करिएगा, ठीक ना। तो ये प्रत्यावर्ती धारा में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और मेरा मानना है कि एक डायग्राम वाला क्वेश्चन इस पैटर्न पे और एक ट्रांसफार्मर वाला, इन दोनों में से कोई ना कोई पक्का चिपका देगा आप लोगों में, तो इसे एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।